Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th in metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 5, Chemical Bonding, Part 1. Formation of chemical bonds, types of chemical bonds, ionic bond, characteristics of ionic compounds, covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड में हम 3 टाइप्स का डिस्कस करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर एटम की डिस्कवरी से पहले, यानी कि एटम किस तरह से बना हुआ है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन क्या है, इस बात की डिस्कवरी से पहले इस बात को मानना, इस बात को जानना एक मिस्ट्री था कि एटम्स के अंदर क्या फोर्सेस हैं जो कि एटम्स को एक दूसरे के साथ रखती हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से क्रिस्टल्स हैं जिनकी वजह से एटम्स साथ में जुड़े हुए हैं, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है. अब ये बिलीव किया जाता है कि इन फोर्सेस जो कि एटम को एक दूसरे के साथ अटैच रखती हैं वो इलेक्ट्रिकल होती है नेचर में, और केमिकल रिएक्शंस के दौरान एक एटम दूसरे एटम से अटैच हो जाता है. ये इन्वॉल्व होती है दो एटम्स के बीच में और इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देती हैं. The electrons in the outermost shell of an atom are called the valence electron. वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम के बाहरी हिस्से में हैं या आखिरी शेल में हैं, उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन में या एटम्स की फॉर्मेशन में जो सबसे पहले स्टेप होता है वो होता है केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है? एक एटम दूसरे एटम के साथ जिन फोर्सेस के थ्रू हेल्ड टुगेदर होता है, यानी कि मॉलिक्यूल या क्रिस्टल की फॉर्म में बना हुआ होता है, जिन फोर्स के थ्रू, उन फोर्सेस को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. तमाम जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू. डिफरेंट टाइप की केमिकल बॉन्ड्स होते हैं. सेकेंड स्टेट में ये है कि all the substance exists in this form of compounds and mixture. It indicates that there must be some force that holds atom together in a molecule or a crystal. ये बात इंडिकेट करती है कि एक एटम दूसरे एटम से किस तरह से जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल और क्रिस्टल की फॉर्म में. ये बात यही इंडिकेट करती है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसी फोर्स है जो कि इन्हें जोड़े हुए है. द नेचर ऑफ फोर्स इज होल्डिंग द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर. जो एटम्स को एक दूसरे के साथ अटैच करती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया एक्सप्लेनेशन में, उन फोर्सेस को हम इलेक्ट्रिकल कहते हैं, यानी कि उनकी नेचर इलेक्ट्रिकल होती है. द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस आइदर ऑफ द थ्री फोर्सेस. यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आखिरी शेल में है एक एटम के अंदर, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एटम दूसरे एटम के साथ फोर्सेस में ज्वाइंट होता है, जुड़ा हुआ होता है. 3 टाइप की फोर्सेस होती हैं. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में हैं वो दूसरे एटम के लास्ट शेल में कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ शेयरिंग करेगा या पेयर बनाएगा. कोऑर्डिनेट और बाय द अदर टाइप्स. कोऑर्डिनेटिंग यानी कि कोऑर्डिनेट की टाइप में या फिर दूसरी टाइप में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट ये सारे होते क्या हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. यानी कि जो कॉम्बिनेशन है एटम्स का, एक एटम का दूसरे एटम के साथ, वो रिजल्ट करता है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की फॉर्मेशन. यानी कि इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. जी.एन. लेविस जो कि एक अमेरिकन केमिस्ट थे, और डब्ल्यू कॉसेल जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1916 में सबसे पहले एक्सप्लेनेशंस दी थी केमिकल बॉन्ड्स की नेचर के बारे में. उन्होंने 2 पोस्टुलेट्स प्रपोज किए थे, जिसका फर्स्ट पोस्टुलेट ये था, द आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फॉर्म वन एटम टू अनदर एटम टू फॉर्म आयंस. यानी कि जो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हैं उनके अंदर ट्रांसफर होती है वन या फिर वन से ज्यादा यानी कि मोर इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, और फॉर्म करते हैं आयंस जिन पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. इसके बाद आता है द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जो कि
रिजल्ट करता है एटम्स की शेयरिंग पर, यानी कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड्स की शेयरिंग करे, तो ऐसे हम बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा दूसरी टाइप्स में आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके अलावा मेटलिक बॉन्डिंग। अब हम आ जाते हैं आयनिक बॉन्ड या जिसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक या एक से ज्यादा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, यानी कि कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स। एक भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। इसका सेकंड पोस्टुलेट ये है कि द एटम दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स गेट्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक ऐसा एटम जिसमें से चार्ज दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो, जैसे कि ये एक एटम है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाए, तो ये जो एटम होगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। और ये पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, एंड द एटम दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन गेट्स नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ये एक एटम ने दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दिया, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। सेम रीजन जो हमने पिछली पोस्टुलेट में पढ़ा। फोर्थ पॉइंट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होल्ड्स देम टुगेदर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों आयंस के बीच में, वो उन्हें एक साथ रखती है, यानी कि जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन के साथ इस तरह से हेल्ड है कि उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। द अट्रैक्शन दैट बाइंड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर इज टर्म्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ऐसी फोर्स जो कि दो अपोजिटली चार्ज यानी कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो आयन है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रखती है, दोनों को कंबाइन करके रखती है, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की इलस्ट्रेशन के लिए हम कंसिडर करते हैं बॉन्ड का क्लोरीन और सोडियम के बॉन्ड का। सोडियम और क्लोरीन एटम्स जब कॉमन सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं, सबसे पहले जो सोडियम है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। सोडियम, जिसका रेशियो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 8 या 1, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, यानी कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये इनमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो क्लोरीन एटम को प्रोवाइड करेगा। क्लोरीन एटम यहाँ पर जिसके अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो कि होगा सोडियम एटम का। सोडियम एटम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर कर अपना वैलेंस शेल का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसके पास एम शेल में, जिसकी वजह से उसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यानी कि आयंस फॉर्म हो जाएंगे। फिर जब सोडियम और क्लोरीन इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड। यहाँ हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो पॉजिटिव है ये पार्शियल पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया है, और ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर जो सोडियम और क्लोरीन की मैंने आपको जिस तरह से बताई कि ये सोडियम एटम है, ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन एटम के साथ, ये सोडियम एटम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, जिसकी हेल्प से सोडियम के 2 शेल्स रह जाएंगे, के शेल और एल शेल। एल शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि सोडियम स्टेबल हो गया। फिर क्लोरीन के अंदर जो 3 शेल्स थे, तीनों में जो लास्ट शेल था जो एम शेल, उसका एक इलेक्ट्रॉन कम था, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, लेकिन जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन एटम भी स्टेबल हो जाएगा। फिर ये दोनों रिएक्ट करके और फॉर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड की, जो अट्रैक्शन बाइंड करती है सोडियम क्लोराइड को आयंस की सूरत में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड या आयनिक अट्रैक्शन।
इसके बाद यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल है सोडियम के अलावा क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड की, यानी कि क्लोरीन और क्लोरीन का एक दूसरे के साथ किस तरह से बॉन्ड बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इन आयनिक बॉन्ड it is impossible to say that any two ions are bonded to each other to produce molecule. आयनिक बॉन्ड के अंदर ये कहना नामुमकिन होगा कि दो आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं या बॉन्ड बना रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल, यानी कि दो आयंस कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रोड्यूस करते आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। बट इन द क्रिस्टल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की क्रिस्टल लें, द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आर म्यूचुअली सराउंडेड बाय ईच अदर इन ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं वो आयंस जो कि जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे के साथ सराउंडेड होते हैं, यानी कि पॉजिटिवली ही चार्ज आयन के साथ सराउंडेड होते हैं और ऐसे ऑर्डर में सराउंडेड होते हैं कि वो अरेंजमेंट्स बनाते हैं जो कि सिमेट्रिकल होती हैं। थस आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, यानी कि उनकी शेप चेंज नहीं होती या उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। सेकेंड पॉइंट ये है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स because of the strong electrovalent bonds existing between the ions. इसका मतलब भी यही है कि आयनिक कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, यानी कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, हर एक आयन दूसरे आयन के साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड होता है। थर्ड पॉइंट है आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज द आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव, यानी कि जो वो आयनिक कंपाउंड जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करते। Once an ionic compound is melted, fused, the ions are free to move and conduct electricity. अगर एक आयनिक कंपाउंड मेल्टेड है या सॉल्यूशन फॉर्म में है तो वो फ्री होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है Similarly, solutions of ionic compounds conduct electricity. इसी वजह से हम कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके solutions electricity conduct करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया। Ionic compounds are usually soluble in polar solvents. ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं polar solvents में soluble होते हैं, यानी कि इसमें dissolve हो जाते हैं। i.e. solvents of high dielectric constant such as water. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो वो सॉल्वेंट्स जिनके अंदर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, वाटर का जैसे कि वाटर है, बट आयनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि इसमें डिसॉल्व नहीं होते, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व नहीं होते। These solvents have low dielectric constant such as benzene, carbon, tetrachloride, etc. यही बोल रहे हैं कि ऐसे सॉल्वेंट्स जो नॉन पोलर होते हैं इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है, जैसे कि बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके अंदर आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व नहीं होते। दे आर मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ज्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स ऐसे एटम्स के बीच में दो या दो से ज्यादा एटम्स जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स हो या सेम एटम्स हो, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हो या डिफरेंट एटम्स हो, लेकिन उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंसेस सेम हो, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस ना हो, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या ऐसे एटम्स जो कि नोबल गैसेस जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप 8A, उनके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, उनका लास्ट शेल कंप्लीट होता है और ये बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं ऐसे एलिमेंट्स। तो इनके अंदर जो एटम्स हैं वो एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जब एक ये हमने बना लिया एक एटम ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 यहाँ पर, 3, 4, 5 और ये 6, 2 अनपेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अंदर। अब ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों कंबाइन हो जाएंगे किसी और एटम के साथ। फॉर सपोज हमने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन दोनों जो ये दोनों ऑक्सीजन होंगे, ये इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे, फिर
जो दूसरा हाइड्रोजन होगा उसके साथ कंबाइन होंगे, तो ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, ना कि ये ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। The shared pair of electrons which links the atom in a molecule is known as covalent bond. एटम्स का वो शेयर्ड पेयर, जैसे मैंने ऑक्सीजन की आपको एग्जांपल दी कि ऑक्सीजन का एक हमने एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन, इसकी हमने बॉन्डिंग करवाई हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऊपर, 3, 4, 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री है, इनके साथ कोई बॉन्ड नहीं है। और हाइड्रोजन के पास उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में हैं, जो कि बॉन्डेड नहीं है, ये रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के एटम्स के साथ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और फॉर्म करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच में वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट लाइन से, जिस तरह से हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट किया है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। इसके अलावा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं या कोवेलेंट बॉन्ड है, उनकी एग्जांपल ये है कि हेलोजेंस, जो क्लोरीन एटम्स होते हैं जिससे कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो ये शेयरिंग कर लेते हैं इनर्ट गैसेस के साथ और अपना स्ट्रक्चर, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल हमने आपके लिए लिखी है क्लोरीन और क्लोरीन की। जब क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस तरह से करता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में और 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में। दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों शेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करके क्लोरीन डाई एटमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। पहले सिंगल एटमिक था, उसके बाद डायटमिक फॉर्म हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत ही रैपिडली रिएक्ट कर लेते हैं क्लोरीन एटम के साथ। सबसे पहले हम आ जाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पर। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जब 2 एटम्स कंबाइन हो और एक पेयर बनाएं या एक शेयर्ड पेयर बनाएं, ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर वन साइडेड शेयरिंग नहीं होती, डबल साइडेड शेयरिंग होती है और दोनों एटम्स अपना एक एक शेयर करते हैं। हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से या सिंगल इस तरह से एक स्मॉल माइनस की साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्लोराइड का जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। फॉर सपोज ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सिंगल एटमिक फॉर्म में हैं। जब इस हाइड्रोजन का एक एटम इस हाइड्रोजन के एक एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड और की फॉर्मेशन में कि क्लोरीन जो कि जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे जिसकी हेल्प से बॉन्ड फॉर्म होगा और इसे हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड पर। डबल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो जिसके अंदर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं, यानी कि दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। जैसे कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन है या इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है तो दोनों साइड से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और 2 पेयर्स बनेंगे, शेयर्ड पेयर 2 बनेंगे। इसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉन्ड को 2 शॉर्ट लाइन से जो कि ये बनी हुई है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर
3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 शॉर्टेड लाइन से। हर एटम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ एक या 3 पेयर फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन्स के। इसे हम ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बनी हुई हैं 3 जो है वो लाइंस, इनसे हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाती है नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो हम जानते हैं नाइट्रोजन 5 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इथाइन पे। इथाइन जो है उसके अंदर कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कार्बन के पास 6 2 3 4 5 6, और ये जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो इसके पास एक और यहाँ पर इस तरफ भी हाइड्रोजन, और ये 3 यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कर रहा है। उसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में काउंट करेंगे इथाइन को। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड्स विद कोवेलेंट बॉन्ड्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स मॉलिक्यूल्स विद अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसे कंपाउंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, यानी कि जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, वो डिस्क्रीट यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, यानी कि डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और उस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए जो फोर्सेस वो यूज करते हैं वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। सेकेंड पॉइंट है in this solid state there are weak van der Waals forces between the molecules। solid state में जब मॉलिक्यूल होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है, तो सॉलिड स्टेट में उनके अंदर van der Waals फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। hence कोवेलेंट कंपाउंड्स आर often gases, liquids और soft solids with low melting point। यानी कि इसी वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी, और कभी सॉफ्ट सॉलिड्स भी हो सकते हैं, और इनके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं, यानी कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। इन फ्यू केसेस 3 डायमेंशनल कोवेलेंट स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड रादर देन डिस्क्रीट यूनिट्स। कुछ एग्जांपल्स में जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ज़्यादातर नहीं बनाते। यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर को छोड़कर वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि एग्जांपल में हम आ जाता है सिलिका। वो कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और सिलिका बहुत ही हार्ड होता है, उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स की लो मेल्टिंग पॉइंट्स और लो बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं, लेकिन सिलिका के अंदर थैंक यू Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below.